नमस्कार साथियों, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज हम देखेंगे राजस्थान की झीलों की अंतिम कड़ी को और आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलों के बारे में। साथियों, इससे पहले हमने राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों में से सांबर झील को पढ़ा था और सांबर झील के बारे में विस्तृत जानकारियां ली थी। एग्जाम की दृष्टि से क्या प्रश्न आता है, यहाँ से एक बार पुनः देख लें। सांबर झील किस जिले में है? तो आपको आंसर देना है जयपुर जिले में। सांबर झील का भौगोलिक क्षेत्र कितने जिलों में आता है, या भौगोलिक दृष्टि से सांबर झील कितने जिलों में फैली हुई है? तो 3 जिले। कौन कौन से जिले होंगे? जयपुर होगा, अजमेर होगा और नागौर होगा। साथ में अगला क्वेश्चन आता है, सांबर झील है ये राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी खारी झील नहीं होगी, सबसे बड़ी खारे पानी की झील होगी। यहां हम बात करें कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और प्रथम झील की बात करें तो साथियों उड़ीसा राज्य में चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है, जो कि एक लैगून झील का उदाहरण है। अब साथियों, नमक उत्पादन की दृष्टि से इन खारे पानी की झीलों का उपयोग होता है और नमक उत्पादन की दृष्टि से सांबर झील सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है। साथ ही अगर प्रश्न पूछ लिया जाए सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाला राज्य, तो साथियों याद रखना है आपको, गुजरात राज्य सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाला राज्य माना जाता है। आगे हम बात करते हैं सांबर झील के लिए। तो सांबर झील एक अंतःप्रवाही नदियों के क्षेत्र के रूप में भी जानी जाती है और हम बात करें तो ऐसी प्रमुख नदियां जो कि सांबर झील में आकर के गिरती हैं उनमें से मंथा नदी, खंडेला नदी, बांडी नदी, प्रमुख रूप से 2 नाले, एक रूपनगढ़ नदी जो कि जयपुर से निकल करके चलती है मनोहरपुर सापुरा से, इसकी प्रमुख नदी मानी जाती है। नलियासर का नाला जो कि यहाँ एक सभ्यता के रूप में जाना जाता है, नलियासर की सभ्यता इसी नलियासर नाले पर या सांबर झील के निकट मानी जाती है। वहीं देवयानी नाला और देवयानी का मंदिर जो कि सांबर झील के निकट माना जाता है। इस प्रकार से बनने वाले क्वेश्चन है। अब यहाँ से नमक उत्पादन को लेकर के चर्चा होती है, तो नमक उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है और यहाँ से 8.7% नमक का उत्पादन अकेली इसी सांबर झील से किया जाता है। साथियों, आगे अगर हम चर्चा करें तो नमक उत्पादन का जो कार्य है वो यहाँ सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा करवाया जाता है और सांबर साल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार का एक उपक्रम है या केंद्र सरकार का एक कारखाना है। साथियों, इसकी स्थापना 1960 में होती है। आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उद्योगों में भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नमक उत्पादन है वो किस उद्योग के अंतर्गत आता है? तो ये साथियों केमिकल उद्योग के अंतर्गत आता है या रसायन उद्योग के अंतर्गत माना जाता है। तो सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा सांबर झील पर स्थापित की जाती है 1960 में और यहां से नमक का उत्पादन किया जाता है। आगे हम बात करें तो सांबर झील है वर्तमान समय में चर्चा का विषय है या चर्चित रही है। उसका कुछ कारण रहा, यहाँ प्रवासी पक्षियों की कुछ मृत्यु हुई जो कि शीतकाल में प्रवास के दौरान इस झील के पास में आते हैं, इस झील पर आते हैं और उन झीलों को कहा जाता है राजहंस। उस झील पर आने वाले जो प्रवासी पक्षी हैं उनको कहा जाता है राजहंस या फ्लेमिंगो पक्षी, जिनकी हाल ही में कुछ मृत्यु के कारण से या ऐसे पक्षियों की जो मृत्यु है वो वर्तमान समय में सुर्खियां बनी हुई है। इसलिए भी प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में वह कौन सी झील है जहां फ्लेमिंगो पक्षी या राजहंस पक्षी देखे जा सकते हैं? तो मेरे साथियों उसका आंसर क्या होगा? सांबर झील जो कि जयपुर जिले में आती है, ये इसका प्रमुख रूप से क्षेत्र माना जाता है। क्योंकि प्रवासी पक्षियों के लिए सामान्यतः हम केवलादेव घाना पक्षी विहार को देखते हैं कि साइबेरियन क्रेन वहां शीतकाल के समय प्रवास करते हैं, साइबेरिया से चल करके आते हैं, लेकिन यही प्रश्न यहां से जुड़ करके पूछ लिया जाता है फ्लेमिंगो पक्षी एक प्रवासी पक्षी है, राजस्थान में कहाँ आता है? तो ये याद रखना है सांबर झील पर देखने को मिलता है। तो यहाँ हाल ही में ये चर्चा का विषय रहा। यहाँ हमने देखा कि इस क्षेत्र में रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया गया है या सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, जिसको आर्द्र व नम भूमि कहा जाता है। रामसर साइट का अर्थ है आर्द्र व नम भूमि।
और विश्व स्तर पर जो रामसर साइट है उसमें भारत के वर्तमान समय में 37 रामसर साइट क्षेत्र आते हैं और उन 37 रामसर साइट क्षेत्रों में से 2 रामसर साइट क्षेत्र राजस्थान में आते हैं साथियों, और उनमें से एक प्रमुख और सबसे बड़ा रामसर साइट क्षेत्र आता है वो सांबर झील का आता है। इसके बाद में आता है घना पक्षी बिहार का। तो राजस्थान में वर्तमान समय में 2 रामसर साइट हैं। वहीं भारत में इससे पूर्व तो 27 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय तक 37 रामसर साइट हो चुके हैं। ये थी कुछ हमारी महत्वपूर्ण सांबर झील के बारे में जानकारियां। अब साथियों हम चर्चा करते हैं अगली महत्वपूर्ण खारे पानी की झीलों के बारे में, जो कि हमारी पहली और अगली जो झील है वो रहेगी पंचभद्रा झील। साथियों इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। लगभग हमारी जो भी क्लास होती है उसका अगली क्लास की कुछ 10 से 5 मिनट के बीच रिपीटेशन की क्लास होती है, और वो रिपीटेशन का जो समय होता है वो पूर्व क्लास का सार रूप होता है, जहां जहां से एग्जाम में फोकस किया जाता है क्वेश्चन को लेकर के, वो सारी चीजें हम एक बार पुनः रिपीट करते हैं ताकि उस क्लास की तारतम्यता अगली क्लास के साथ बनी रहे, संबंधित जानकारियां आपके पुनः रिपीट हो जाए। तो इस प्रकार से आप हर क्लास की जो प्रथम समय की कुछ 10 और 15 मिनट का समय है उसको एक बार जरूर वॉच आउट करें, तो काफी आपके लिए उपयोगी होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारी अगली झील जिसको पंचभद्रा झील कहा जाता है। तो पहले साथियों आप ध्यान देंगे, पंचभद्रा झील राजस्थान के किस जिले में है? तो यहां से आपका आंसर आता है सर बाड़मेर जिले में है। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। किस जिले में है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में है पंचभद्रा झील। अब साथियों याद रखेंगे पंचभद्रा झील है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो हम बात करते हैं इसके निर्माण की। तो साथियों इसका निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया जाता है, और नाम क्या था? इसका नाम था पंचा बंजारा। पंचा बंजारा, इसका निर्माण पंचा बंजारा द्वारा करवाए जाने के कारण इसका नाम पंचभद्रा झील रखा गया है। साथियों यहां हम बात करें इस झील के बारे में, तो ये झील राजस्थान की सबसे खारी झील है। देखिए हमने देखा था दोनों क्वेश्चन को एक बार पुनः ध्यान देना। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील होगी, और वहीं हम बात करें कि राजस्थान की सबसे खारी झील या नमकीन झील, तो आपका आंसर क्या होगा? पंचभद्रा झील होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। राजस्थान की सबसे खारी झील, सबसे खारी या फिर कह सकते हैं नमकीन, ये शब्द आ सकता है, नमकीन झील। कौन सी झील होगी? पंचभद्रा झील होगी। अब साथियों जब नमकीन झील के रूप में जानी जाती है तो प्यारे साथियों नमक उत्पादन का कार्य भी होता होगा, क्योंकि खारे पानी में भी सर्वाधिक नमकीन है तो नमक का उत्पादन अधिक होगा। बिल्कुल, लेकिन हम देख चुके हैं भारत में झील नमक उत्पादन द्वारा सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाली झील अगर भारत की है तो कौन सी है? राजस्थान राज्य में आने वाली सांबर झील है। लेकिन यहां गुणवत्ता युक्त नमक का उत्पादन होता है, और वो कौन सा होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो साथियों याद रखेंगे यहां नमक उत्पादन की बात हो रही है, नमक उत्पादन, नमक उत्पादन। प्यारे साथियों थोड़ा सा आप ये ध्यान देंगे कि नमक उत्पादन की जब बात हो रही है तो नमक उत्पादन के लिए यहां इस झील के किनारे या इस झील पर क्या स्थापित किया गया है? राजस्थान राज्य सरकार द्वारा या राजस्थान सरकार द्वारा लवणीय
स्रोत की स्थापना, लवणीय स्रोत की स्थापना की गई है, स्थापना की गई है। प्यारे साथियों, ये जो नमक उत्पादन का कार्य है, ये राजस्थान में इस सांबर झील से जो होता है वो कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? NaCl। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, NaCl अपन प्रतिदिन भोजन में काम में लेते हैं, जिसको कहा जाता है खाने योग्य नमक। तो बात आती है राजस्थान में खाने योग्य नमक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? तो आपका आंसर क्या बनेगा? पचवदरा झील है। तो सोडियम क्लोराइड का उत्पादन करती है, जिसको NaCl कहते हैं। तो इसका सर्वाधिक उत्पादन करती है, क्लोराइड का सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन। और साथियों, जब सर्वाधिक उत्पादन की बात आती है तो कितना उत्पादन करती है? तो याद रखिए, इस झील से जो नमक बनाया जाता है उसमें 98% क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। अब यहां से नमक को लेकर के कुछ चर्चा होती है कि इस झील के किनारे जो नमक उत्पादन का कार्य होता है, वो नमक उत्पादन करने के लिए एक वहां प्रसिद्ध जाति है जो कि नमक उत्पादन के कार्य में जुड़ी हुई है और प्राचीन समय से ही नमक उत्पादन का कार्य करती आ रही है। उसको कहा जाता है खारवाल जाति। आपके जहन में आया होगा, बिल्कुल सर पढ़ा है, मोरली झाड़ी और खारवाल जाति। तो अगले तथ्य पर हम देखें, इस झील से नमक उत्पादन का कार्य, नमक उत्पादन का कार्य दो प्रकार से हो रहा है। पहली स्थिति प्यारे साथियों, एक तो होता है नमक उत्पादन का कार्य क्यार विधि से। ध्यान रखना, क्यार विधि। क्यार विधि का तात्पर्य इस खारे पानी को बाहर खेतों में क्यारियां बना करके भर दिया जाता है और उसके बाद में नमक बनाया जाता है। इस विधि को कहा जाता है क्यार विधि। आगे हम बात करें तो इस झील के किनारे जो नमक उत्पादन का कार्य करती है वो करती है खारवाल जाति। खारवाल जाति के लोग किस प्रकार से करते हैं? इनको इस कार्य के लिए विशेष ज्ञान की प्राप्ति है। यहां ये लोग मोरली झाड़ी के उपयोग से स्थानीय पौधे की टहनियां होती हैं, इनके उपयोग से नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो मोरली झाड़ी की छड़ी से, मोरली झाड़ी की छड़ी से नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। अब प्यारे साथियों ध्यान देंगे, जब ये नमक उत्पादन हो रहा है और ये मोरली झाड़ी की छड़ी से नमक का उत्पादन हो रहा है, तो किस प्रकार का नमक बनाया जाएगा? क्यार विधि से तो बनाया जा रहा है, लेकिन स्फटिक नमक बनाया जाएगा और स्फटिक नमक होता है डलीदार नमक। तो याद रखिए, यहां से ये भी प्रश्न आ जाता है, इसको कहा जाता है स्फटिक नमक। स्फटिक नमक, और स्फटिक नमक को कहा जाता है डलीदार नमक।
डलीदार नमक, इसका उत्पादन किया जाता है। अब आगे बात आती है, यहां हम परंपरागत रूप से, यहां बात आती है कि परंपरागत रूप से, याद रखना इसी तथ्य को, परंपरागत रूप से, ये शब्द और जोड़ दिया जाए, परंपरागत रूप से पंचभद्रा झील पर नमक उत्पादन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, या परंपरागत रूप से नमक उत्पादन में कौन सी जाति जुड़ी हुई है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, खारवाल जाति। और ये खारवाल जाति मोरली झाड़ी की छड़ी के उपयोग से ही नमक बनाने का कार्य करती है। स्फटिक नमक बनाई जाता है जिसको डलीदार नमक कहा जाता है। और ये जो डलीदार नमक होता है इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है, जो हम लिख चुके हैं। सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जा सकता है वो ध्यान दीजिए। खाने योग्य नमक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सी झील करती है, नमक उत्पादन की कौन सी विधि से पंचभद्रा झील से नमक का उत्पादन किया जाता है, खारवाल जाति का संबंध किससे है, तो नमक उत्पादन से है। परंपरागत रूप से खारवाल जाति का व्यवसाय क्या माना जाता है, तो क्या बताना है, नमक उत्पादन है। मोरली झाड़ी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो नमक उत्पादन के लिए किया जाता है। ये सभी तथ्य आपके एग्जाम में या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। यहां से एक नया तथ्य बनता है स्फटिक नमक, तो याद रखना स्फटिक नमक का तात्पर्य है डलीदार नमक। इसका उत्पादन यहाँ इस पंचभद्रा झील जो कि बाड़मेर जिले में है यहां से उत्पादन किया जाता है। साथियों आगे हम चर्चा करते हैं अगली कड़ी की ओर, अगले झील की ओर। यहां हमारे उद्योग से संबंधित काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। और मेरे साथियों ये उद्योग के अलावा आपके इंपोर्टेंट तथ्यों में से एक तथ्य यहां आता है सोडियम क्लोराइड। प्रश्न पूछ लिया जाता है राजस्थान की किस झील से सोडियम क्लोराइड या खाने योग्य नमक का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो 98% जिस नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है वो नमक किस झील से तैयार किया जाता है, वो पंचभद्रा झील से तैयार किया जाता है। अब विज्ञान पर ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है कि शरीर में सोडियम क्लोराइड की मात्रा घट जाने से कौन सा रोग हो जाता है, तो प्यारे साथियों ऐसी अवस्था में गलगंड रोग हो जाता है जिसको हम गले का रोग बोलते हैं। तो नमक की मात्रा शरीर में एक निश्चित अवस्था तक पहुंचना जरूरी होती है। और कैसा नमक, सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl कहते हैं, उसकी मात्रा शरीर में पहुंचना नितांत आवश्यक होती है, अन्यथा इसकी कमी में रोग उत्पन्न हो जाता है। आगे हम देखते हैं अगली हमारी डीडवाना झील। नेक्स्ट है हमारी डीडवाना झील। महत्वपूर्ण झीलों में से नेक्स्ट आती है हमारी डीडवाना झील। अब हम चर्चा करें डीडवाना झील के बारे में, तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि डीडवाना झील किस जिले में है, तो प्यारे साथियों डीडवाना कहते हैं डूब गया डीडवाना, तो डीडवाना नागौर का, डीडवाना नागौर जिले का एक स्थान है जहां खारे पानी की झील है जिसे कहा जाता है डीडवाना झील। और इस डीडवाना झील में नमक उत्पादन का कार्य होता है। किस प्रकार का नमक उत्पादन होता है और कौन सी कंपनी द्वारा नमक का उत्पादन करवाया जाता है, ये भी तथ्य हम देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले डीडवाना झील के बारे में कि डीडवाना झील से जो नमक उत्पादन का कार्य होता है वो किस प्रकार का नमक उत्पादन का कार्य होता है। वो नमक उत्पादन का जो कार्य होता है इसको कहा जाता है औद्योगिक नमक। औद्योगिक नमक का उत्पादन होता है। अब प्यारे साथियों नमक नमक होता है, यहां एक शब्द जुड़ गया सर औद्योगिक नमक,
तो आपके जहन में आया होगा कि ये औद्योगिक नमक कौन सा होता है। साथियों एक तो खाने योग्य नमक, इसीलिए आपके यहाँ क्वेश्चन बना था कि खाने योग्य नमक का उत्पादन सर्वाधिक पचवदरा झील करती है, तो औद्योगिक नमक का उत्पादन करने वाली झील कौन सी है, तो आपको बताना है डीडवाना झील। और भी झीलों से औद्योगिक नमक का उत्पादन होता है, सामर झील से औद्योगिक नमक का उत्पादन होता है, नावा झील से औद्योगिक नमक का उत्पादन होता है, रेवासा झील से औद्योगिक नमक का उत्पादन होता है। अब ये औद्योगिक नमक है क्या, तो यहां हम बात करते हैं औद्योगिक नमक जिसका उपयोग हम उद्योगों में किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले इसके उपयोग के लिए हम बात करें कि ये औद्योगिक नमक है तो इसका उपयोग कहां कहां होता है, तो रासायनिक उद्योगों में इसका उपयोग, रासायनिक उद्योगों में उपयोग। इस नमक से रासायनिक उद्योगों के जो उत्पाद पदार्थ बनते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ऐसे रासायनिक उद्योग कौन से हैं जिनमें औद्योगिक नमक की आवश्यकता होती है, तो प्यारे साथियों आपने खाद का नाम सुना होगा जिसको रासायनिक खाद कहा जाता है, यूरिया का नाम सुना होगा, यही रासायनिक उद्योग में बनने वाला खाद है जिसको कहा जाता है यूरिया खाद। यूरिया खाद ये रासायनिक पदार्थ है, और जिन उद्योगों में खाद बनाए जाते हैं उन उद्योगों को भी किस नाम से जाना जाता है, उनको रासायनिक खाद उद्योग कहा जाता है, रासायनिक उद्योग कहा जाता है। तो खाद बनाने में इस नमक का उपयोग किया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, औद्योगिक नमक कहा जाता है। मेरे साथियों आगे देखेंगे हम कि अगला इसका और क्या उपयोग है जो औद्योगिक रूप में जाना जाता है। तो आगे आप ध्यान देंगे चमड़ा साफ करने में, चमड़ा साफ करने में, चमड़े की बनी जितने भी वस्तुएं होती हैं वो वस्तुएं बनाने से पूर्व चमड़े को साफ किया जाता है और उसमें नमक के जल का उपयोग किया जाता है ताकि चमड़े की साफ सफाई हो सके, उसकी गंदगी को हटाया जा सके और उसको उपयोग में लिया जा सके। तो ऐसे उद्योगों में भी नमक का उपयोग किया जाता है। तो चमड़ा साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका उपयोग और क्या किया जाता है, इसका और उपयोग होता है प्यारे साथियों कागज उद्योग में, या कह सकते हैं कागज लुगदी उद्योग। कागज लुगदी उद्योग या कागज उद्योग में जो भी वनस्पति अवशेष होते हैं, पत्ते होते हैं, छिलके होते हैं, छाल होती है, कुछ मुलायम टहनियां होती हैं, उनको गलाने के लिए नमक युक्त जल की आवश्यकता होती है ताकि वो वनस्पति जल्दी गल सके और उसका कागज के रूप में उपयोग किया जा सके। तो ऐसे में कागज उद्योग इस नमक का उपयोग करता है। ऐसे नमक को कहा जाता है औद्योगिक नमक। साथियों इस डीडवाना झील से औद्योगिक नमक का उत्पादन होता है, तो ये उत्पादन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, यही हम देख लेते हैं इसको। देखिए औद्योगिक उत्पादन की जो क्रिया है या नमक उत्पादन की क्रिया नमक उत्पादन, तो ये नमक उत्पादन का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड। राजस्थान राज्य या राजस्थान स्टेट केमिकल्स लिमिटेड, ये कंपनी है, इसके द्वारा औद्योगिक नमक का उत्पादन किया जा रहा है। अब पुनः आपके उद्योगों पर क्वेश्चन चला जाता है कि राजस्थान स्टेट केमिकल्स लिमिटेड जो कारखाना है या इंडस्ट्री है, इसकी स्थापना डीडवाना झील के निकट
कब की जाती है? तो याद रखना सांबर झील की स्थापना 1960 में की जाती है सांबर साल्ट लिमिटेड के रूप में, और उसके 4 वर्ष बाद अर्थात 1964 में राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड की स्थापना, जो कि एक रासायनिक उद्योग माना जाता है, इसकी स्थापना की जाती है। देखिए इसमें खुद में अभी बताया था कि नमक किस क्षेत्र में आता है। साथियों आपके जहन में क्वेश्चन तो आया होगा कि सर आपने केमिकल उद्योग का भाग बताया नमक। देखिए जो नमक उत्पादन करने वाली इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसका नाम ही क्या है? केमिकल्स है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना होती है 1964। स्थापना 1964। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे दोनों की। सेंट्रल गवर्नमेंट का कारखाना सांबर साल्ट के रूप में, और यहां राजस्थान स्टेट केमिकल्स लिमिटेड तो राज्य सरकार द्वारा स्थापित कारखाना है, तो ये राज्य सरकार की कंपनी है। राज्य सरकार, राज्य सरकार का उपक्रम। तो ऐसे उपक्रम जो राज्य सरकार के अधीन है, राज्य सरकार अपने नियंत्रण में उनसे उत्पादन व नियंत्रण का कार्य करती है, उसको कहा जाता है राज्य सरकार के उपक्रम। जैसे अगर बात की जाए रेल तंत्र है, जिसका वर्तमान समय में निजीकरण को लेकर के काफी चर्चाएं हैं, तो रेल तंत्र किस उपक्रम का भाग माना जाता है? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम माना जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भाग माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान रोडवेज जो बसें होती हैं परिवहन निगम में चलने वाली, वो किसका भाग मानी जाती हैं? वो राज्य सरकार का उपक्रम मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ राज्य सरकार द्वारा स्थापित कारखाने होते हैं, कुछ केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कारखाने होते हैं, कुछ निजी क्षेत्र में स्थापित कारखाने होते हैं। इस प्रकार से हमारे इस राजस्थान स्टेट केमिकल्स लिमिटेड का स्वामित्व किसके पास में है? राजस्थान की राज्य सरकार के पास में, इसलिए राज्य सरकार का उपक्रम माना जाता है। ये था इसके उत्पादन को लेकर के। आगे हम देखते हैं हमारी नमक उत्पादन की गौण झीलों को, और यहाँ गौण झीलों के बारे में हम लिख रहे हैं आगे। पहली झील, गौण झीलों में पहली झील को लिखेंगे वो है कुचामन झील। कुचामन झील। प्यारे साथियों आपका आंसर होगा कि सर कुचामन झील का संबंध नागौर से है, तो यहां से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है। कुचामन क्षेत्र का एक पशु भी प्रसिद्ध है संपूर्ण राजस्थान में, बकरी की एक कुचामनी नस्ल है, जिसके नर जो पशु होते हैं वो काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं, जिनको बकरे कहा जाता है। तो कुचामनी जो बकरे होते हैं वो सर्वाधिक मांस देने वाले प्रजाति या मांस देने वाली बकरी की नस्ल मानी जाती है। याद रखना यहां कुचामन का संबंध किससे है? नागौर से है। कुचामन नागौर। खारे पानी की झील कुचामन नागौर से है। अब यहां से दो तथ्य और याद रखना, अगर आपके याद हो तो हमने उद्योगों के साथ संक्षिप्त सी जानकारी प्राप्त की होगी, लेकिन याद रखना आटा चक्कियों की स्थिति पर प्रश्न बन जाता है राजस्थान से कि राजस्थान में आटा चक्की निर्माण करने का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो राजस्थान की प्रसिद्ध आटा चक्की कुचामन की मानी जाती है मेरे साथियों। तो याद रखना कुचामन 3 चीजों के लिए बताया है, एक पशु की नस्ल के लिए बताया है, एक नमक उत्पादन के लिए खारे पानी की झील को लेकर के बताया गया है, और एक साथ में हम बता रहे हैं एक उत्पादन की क्रिया जो कि एक वस्तु उत्पादन को करती है, और वो कौन सी है? आटा चक्की है। तो 3 कार्यों के लिए कुचामन बड़ा प्रसिद्ध है, और वो कुचामन कहां पड़ता है? राजस्थान के नागौर जिले में पड़ता है, खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। वो तथ्य हम लिख नहीं रहे क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन प्रश्न यहां से बन सकते हैं। तो अगली हम झील की बात करेंगे, तो अगली झील देखते हैं लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील, याद रहे लूणकरणसर झील राजस्थान के किस जिले में है? बिल्कुल सही है कि लूणकरणसर का संबंध
बीकानेर से है। कैसे जहन में आया, अब मैं बता देता हूं। राजस्थान में जब हमने कृषि को पढ़ा था मेरे साथियों, उस समय देखा था कि राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस क्षेत्र से होता है, इसी क्षेत्र से होता है जो बीकानेर में लूणकरणसर क्षेत्र है, जिसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। तो आपको ध्यान आया होगा कि सर लूणकरणसर का संबंध किससे है, बीकानेर से है। और ये किस प्रकार की झील है, खारे पानी की झील है या नमकीन झील के रूप में जानी जाती है। अब प्यारे साथियों बात आती है नमकीन की, तो यहां से एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूं जो अपने उद्योगों को लेकर के ही है। याद रखना, नमकीन व पापड़ भुजिया उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो वो राजस्थान का बीकानेर शहर प्रसिद्ध है और बीकानेर जिला प्रसिद्ध है। तो उद्योगों में से वहां भी प्रश्न बन जाता है कि पापड़ भुजिया उद्योग के लिए या रसगुल्ला उद्योग के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, बीकानेर है। और बीकानेर में लूणकरणसर एक खारे पानी की झील है, और लूणकरणसर एक खारे पानी की झील होने के साथ साथ ही लूणकरणसर के आसपास वाले क्षेत्र में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो मेरे साथियों कुछ नाम विशेष, एक से ज्यादा प्रश्न जो एग्जामिनर के माइंड में आ सकते हैं, उनकी चर्चा हम साथ करते चल रहे हैं। तो लूणकरणसर का संबंध किससे होगा, बीकानेर से होगा। ये सारे तथ्य आपके सामने बता दिए गए हैं। अब आगे हम देख रहे हैं अगली झील को, और मेरे साथियों अगली जो झील है ये आती है प्रमुख झीलों में से जोधपुर की एक झील। साथियों झील का नाम क्या है, फलोदी। फलोदी का नाम आते फिर आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये तो जयपुर में है या जोधपुर में है, और फिर आंसर निकाला माइंड ने कि सर ये तो जोधपुर की झील है। क्यों ध्यान में आया, हमने एक जगह इसको पढ़ा था मेरे साथियों कि जोधपुर वाले क्षेत्र में अधिकतम तापमान वाला क्षेत्र भी कौन सा है, फलोदी। फलोदी ही क्षेत्र है जो कि शुष्क क्षेत्र में भी आता है। फलोदी के पास में हमने कुछ विशेष प्रकार के बालू का स्तूपों की स्थिति भी देखी थी। फलोदी से लेकर के मोहनगढ़ के बीच सैंडून्स जो पाए जाते हैं, उन सैंडून्स में किस प्रकार के पाए जाते हैं, स्टार सैंडून्स या ताराकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये जहन में आपके आए होंगे क्वेश्चन कि सर फलोदी का नाम आते ही कुछ और भी क्वेश्चन हमारे माइंड में आए हैं जो एग्जाम में आ भी चुके हैं। साथियों याद रखना, फलोदी के आसपास वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा के प्रमुख जो संयंत्र हैं वो भी फलोदी के आसपास, फलोदी तहसील में ही सबसे ज्यादा हैं। बड़ला की बात करें तो जोधपुर का बड़ला जो राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट के रूप में स्थापित किया गया था, वो भी फलोदी के निकट ही पड़ता है। तो याद रखिए फलोदी किस प्रकार की झील है, एक नमकीन झील है। राजस्थान के किस जिले में है, जोधपुर जिले में है। साथियों जो नाम अब अतिरिक्त क्वेश्चन रख रहे हैं वहां तक भी मैं आपको यात्रा करवाऊंगा। नेक्स्ट आगे हम बात करें अगली झील की, और अगली झील आती है फिर बाप बोल्डर या बाप झील। अब प्यारे साथियों ये बाप है, अगर प्रश्न आया तो ठीक, नहीं तो फिर अपना भी बाप ही है। तो याद रखना बाप झील का संबंध किससे है, तो बाप झील का संबंध आते ही आपके जहन में आया होगा सर ये भी हमने जोधपुर के साथ ही पढ़ा था। किस प्रकार से पढ़ा था साथियों, आपको कुछ अस्थायी खारे पानी की झीलों की अवस्था के बारे में बताया था। बाप झील, थोब झील, इन झीलों की नाम की अवस्था आपने पढ़ी थी, वहां बाप का संबंध आया था। तो बाप का संबंध किससे है, जोधपुर से है। बाप खारे पानी की झील राजस्थान के किस जिले में है, जोधपुर जिले में है। ये अस्थायी खारे पानी की झीलों के रूप में भी हम जान चुके हैं। अगले हम बात करें बाप के बाद में तो नावा, और नावा का संबंध आते ही साथियों नावा कौन से जिले में आ जाएगा, नावा नागौर जिले में आएगा। तो नागौर जिले की नावा झील नमकीन झील के रूप में जानी जाती है, खारे पानी की झील के रूप में जानी जाती है। अब अगर नागौर का ही नाम आ रहा है तो हम एक नागौर ही की झील को और देख लेते हैं, और वो झील है कौन सी, डेगाना झील। डेगाना
झील। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो डेगाना झील है ये भी कहाँ है, ये भी नागौर में। प्यारे साथियों, इन झीलों के बारे में हम जान रहे हैं, तो यहां सभी इन झीलों के बारे में जो भी हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सहित हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक बार के लिए इसी पेज में हम और देख लेते हैं। ये लीजिए, अगली झील जो कि काछोर झील के रूप में जानी जाती है। काछोर झील का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो काछोर और एक झील और देख लेते हैं, रेवासा। रेवासा, ये दोनों ही झील, रेवासा झील और काछोर झील दोनों ही किस जिले में आती है, ये शेखावाटी के सीकर जिले में आने वाली नमकीन झीलें हैं। अब प्यारे साथियों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी अभी हमने मीठे पानी की झीलों को कंप्लीट किया है। हमने सीकर जिले की एक आंतरिक मीठे पानी की झील का नाम भी पढ़ा है। साथियों, उस झील का नाम क्या है, ये सोचेंगे और देखेंगे, क्योंकि हमने दो झीलों का नाम लिया था। एक हनुमानगढ़ में देखा था तलवाड़ा झील, और दूसरी सीकर जिले में देखा था। झील का नाम क्या था, पिथुपुरी झील या प्रथमपुरी झील के नाम से जाना गया। आगे हम देखते हैं यहां कुछ नाम और। बात आती है अगली झील की, और अगली झील में हम देखते हैं ताल छापर। ताल छापर झील। प्यारे साथियों, ताल छापर अभ्यारण्य भी है, सभी को याद है। सर, ताल छापर अभ्यारण्य तो चूरू जिले में है, और चूरू जिले में काले हिरणों के लिए जाना जाता है, और काले हिरणों के लिए ये अभ्यारण्य राजस्थान का प्रसिद्ध अभ्यारण्य माना जाता है। तो ताल छापर झील नमकीन झील के रूप में किस जिले में स्थापित है, तो चूरू जिले में स्थापित है। आगे अगर हम बात करें इसी जिले की, सुजानगढ़ झील। सुजानगढ़ झील किस जिले में है, तो सुजानगढ़ झील का संबंध राजस्थान के किस जिले में है, ये भी संबंध चूरू जिले में है। चूरू जिले में है। ये थी हमारे राजस्थान की प्रमुख रूप से खारे पानी की झीलें। यहां तक कि हमने राजस्थान के सभी झील तंत्र को बड़े विस्तार के साथ, आने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ कंप्लीट करने का प्रयास किया है। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, मुझे आशा है कि ये पॉइंट आपको विस्तृत रूप से समझ में आ गया होगा। इस क्लास के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।